Hello, students. How are you? I hope you are fine. Let us discuss today the topic national income and related aggregates. Whatever we can discuss in 20 minutes, 15 to 20 minutes audio video, we will discuss that part only. Macroeconomics. Macroeconomics is the study of aggregate economic variables of an economy. If I will elaborate of my own, I will say macroeconomics is that economics that studies economy as a whole. It does not study about the individual consumers, it does not study about the individual seller, it does not study about the individual buyer or firm or industry. It talks about the economy as a whole, whether there is a capitalistic economy, socialistic economy, or mixed economy. The macroeconomics gives us detailed knowledge about the things that is needed to solve economic problems, economy as a whole, like poverty, unemployment, inflation, then we can say नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक्सेट्रा. तो अगर हिंदी में कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वह इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो इकोनॉमी एज ए होल, पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ समग्र रूप हमारे सामने रखता है. यह किसी व्यक्ति का एज ए ग्राहक, एज ए कंज्यूमर, उसका डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, किसी मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट में टोटल डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है, किसी इंडिविजुअल सेलर का सप्लाई बढ़ रहा है कि घट रहा है, किसी इंडिविजुअल मार्केट का सप्लाई बढ़ रहा है घट रहा है, किसी फर्म के द्वारा सप्लाई बढ़ाया घटाया जा रहा है, ये वो सब चीज़ों को नहीं स्टडी करता है. किसी फर्म को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस करता है, नहीं इलेबोरेट करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सामने रखता है पूरे इकोनॉमी का पिक्चर, हमको वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताता है या वो सब प्रॉब्लम को डिस्कस करता है जो इकोनॉमी एज ए होल needed to discuss, or as a whole government is needed to take action, central government, to solve the issues all around the country. Like इंडिया कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, एंड गुजरात से नागालैंड मिज़ोरम तक है. तो इतने बड़े इंडिया को एक इकोनॉमी कहा जाएगा. वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, देन how to measure national income, different methods of national income, money and banking, inflation, deflation, currency, international currency exchange rate calculations, balance of payment, balance of trade, government budgeting, all these things are needed to be discussed, are discussed in macroeconomics. तो macroeconomics क्या होता है ये हम लोग समझ गए. कंजम्पशन गुड्स. अब देखो, गुड्स एंड इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट कहा जाता है. तो जब हम यहाँ यूजुअली गुड्स बात करेंगे तो दैट इंक्लूड्स सर्विसेज. जितने भी तरह के गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं वो अलग अलग समय में, अलग अलग फेजेज में, कहाँ पे वो है, किस ओनर के पास है, क्या वो उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले हैं कि नहीं, उसको अल्टीमेट यूजर्स को सेल करने वाला है जो उसको फर्दर सेल नहीं करेगा बट यूज़ करेगा, अपने या तो वांट्स को सेटिस्फाई करेगा और आइदर दे विल यूज़ इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन. तो उस हिसाब से एक ही गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. लेट अस डिस्कस दैट. कंजम्पशन गुड्स are those which are bought by consumers as final or ultimate goods to satisfy their wants. Example, durable goods, car, television, radio, etc. Non-durable goods and services like fruit, oil, milk, vegetable, etc. Semi-durable goods such as crockery, etc. अब देखिए, consumption goods are those goods, those are used by households or anyone, especially household, for their satisfying their wants.
तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एकदम क्विकली ख़त्म हो जाते हैं, जैसे चाय पत्ती, चीनी, घर में खरीदते, सब्जी खरीदते, चावल दाल खरीदते, बनाते खाते, ख़त्म होते होते जाता है। फिर आप क्या कहते हैं, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो साल 2 साल 3 साल तक चलता है। क्लोथिंग परचेज करते हैं जो 6 महीने साल भर चलता है, फिर दूसरा क्लोथिंग से आपको परचेज करना पड़ता है। तो ये हो गया सेमी ड्यूरेबल्स। और एक होते हैं ड्यूरेबल्स जो लॉन्ग टर्म तक चलता है। फर्नीचर परचेज कर लिए, घर के लिए घर बनवा लिए, घर के लिए कार ले लिए, घर के लिए क्या कहते हैं उसको, देखिए घर के लिए पावर सिस्टम, भी वर्ड में मिस कर रहा हूँ, घर जो इलेक्ट्रिक जनरेट करे, इन्वर्टर, ये सब चीज़ आप अगर अपने घर के लिए परचेस कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल गुड्स। नाउ capital goods are those final goods which are used and help in the process of production of other goods and services, example plant, machinery, etc. अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने जो कंजम्पशन गुड्स का बात किया, कंजम्पशन गुड्स में थे टेम्पोररी गुड्स, जिसको एफएमसीजी भी कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। ये 3 तरह के कंजम्पशन गुड्स होते हैं। तो वो भी फाइनल गुड्स हैं। बिकॉज वाई दे आर फाइनल गुड्स we will discuss later on, because they are used by ultimate users for their use, for satisfying their use or for further production. They are not using it to its value addition. If they are using some product and making value addition in it, then selling it, then that is not the final goods. So capital goods is also final goods here, but that capital goods is like durable goods. But durable goods are possessed by the household. They don't use it for economic purpose. But the capital goods are possessed by producers sections of the society, of the economy. They use it for further production. Like if inverter has been bought by a house, it is called durable household consumption goods. But if same inverter is bought for office lighting, for factory lighting, for school lighting, for hospitals lighting, etc., then that inverter, that car, that plant, that machinery, that furniture, that laptops, etc., are called capital goods. A Xerox, if you bought a Xerox machine and you are doing photocopy Xerox and selling it, then the Xerox machine bought by you is a capital goods, because you are using it for further income, for further production. So capital goods, you got it. कैपिटल गुड्स के पीछे होना चाहिए मकसद कि वो ड्यूरेबल गुड्स है, लॉन्ग टर्म पर्पस में चलेगा, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दैट विल जनरेट इनकम. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. देखिए यही समझा दिया, क्लियर कर दिया. फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के द्वारा, वो कंज्यूमर हाउसहोल्ड भी हो सकते हैं, वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं. तो अगर वो कोई प्रोडक्ट हाउसहोल्ड के द्वारा यूज़ किया गया तो वो फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा. लेकिन अगर वो फाइनल गुड्स किसी प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ किया गया अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो फिर वो कैपिटल गुड्स होगा. तो यहाँ लिख रहा है फाइनल गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. इट इंक्लूड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोडक्शन गुड्स. फाइनल प्रोडक्शन गुड्स, अच्छा, दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. हाँ, फाइनल गुड्स का फिर फर्दर सेलिंग नहीं होगा उसमें वैल्यू एडिशन करके. सो नो वैल्यू इज एडेड टू दीज गुड्स. इसलिए फाइनल गुड्स का फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं अगर हो रहा है तभी वो फाइनल गुड्स है, अदरवाइज वो नहीं है. जैसे एक फैक्ट्री में कार बनी और फैक्ट्री से कार बिका, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर को फैक्ट्री वाले ने सपोज कीजिए एक कार दिया 5 लाख रुपीज़ में. अब डिस्ट्रीब्यूटर उस कार को फिर रीजन वाइज होलसेलर्स को बेच रहा है 6 लाख में. फिर होलसेलर्स रीजन वाइज रिटेलर्स को बेच रहा है सपोज कीजिए 6,50,000 में. और फिर वो रिटेलर्स जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेच रहा है 7 लाख में. तो ये जो जब फैक्ट्री से कार निकली आई डिस्ट्रीब्यूटर के पास तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से आई होलसेलर के पास तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी वो कार, फिर वो कार आई रिटेलर्स के पास तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी. लेकिन जब
रिटेलर्स ने उस कार को हमारे आपके जैसे लोगों को बेच दिया, तब वो फाइनल गुड्स हुआ, क्योंकि फिर अब उस कार का फिर से रीसेलिंग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। Intermediate goods are those goods which are used either for resale or for further production. Example for intermediate goods is milk used by a tea shop for selling tea. अभी मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, तो कार जब तक फैक्ट्री के पास था, प्रोडक्शन होकर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आया तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। जब वो होलसेलर से रिटेलर के पास है, then it is also called again it is called intermediate goods. When the retailer sold it to final consumers, then it is only final goods. Till यानी from factories, from manufacturers to retailers, it was only intermediate goods, because each intermediate is in between are creating value addition in this car and selling it to the फाइनली द रिटेलर सोल्ड इट टू द फाइनल कंज्यूमर्स, अल्टीमेट कंज्यूमर्स। और यहाँ पे देखिए दूसरा दिया मिल्क। अगर मिल्क हम अपने घर के लिए परचेज करते हैं, मिल्क हो, टी हो, कॉफ़ी हो, घर में परचेज करके ले आए किसी दुकान से ला करके, एंड वी आर यूजिंग इट, वी आर ड्रिंकिंग इट घर में, तो देन इट इज़ फाइनल गुड्स। बट अगेन वी आर बाइंग टी, कॉफ़ीज, मिल्क, sugar, etc., and we are making tea again and again, we are making coffee again and again and selling it to someone else for as a business, then those tea, coffee, sugar, milk, etc., whatever we bought to make tea and coffee and to sell it to the consumers are intermediate goods. Vegetables, if you are buying vegetables from the market and using it in our home to cook vegetables, then it is final goods. But again, if some hotel or restaurants are buying fruits and vegetables from the markets and they are serving in a dish, making first of all cooking it or cutting it and serving to the consumers visiting their hotels and restaurants in meal, then वो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फिश एक्सेट्रा होटल्स के द्वारा परचेज किया गया कि फिर मील बना के कस्टमर्स को सर्व करेंगे, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा. तो आई थिंक यू आर नाउ क्लियर अबाउट द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. वन थिंग आई वुड मोर लाइक टू टेल यू दैट इंटरमीडिएट गुड्स is not part of national income. It is not taken in GDP calculation, while final goods is taken for GDP calculation. It means it is a part of national income. Stock, quantity of an economic variable which is measured at a particular point of time. Stock has no time dimension. Stock is static concept. Example, wealth, water in a tank, etc. Here what it is saying you, it is telling you to whatever, if you are a business house, you might have stock of goods or raw materials that you are producing. So suppose you checked at 10 a.m. that how much quantity of what raw material or finished goods you have in your godown. So whatever stock you found, okay, this is in that much quantity, that quintals, that much pieces, that much liters, that much meters, etc. तो 10 बजे जो आपको गोडाउन में जो स्टॉक मिला, आपके गोडाउन में क्या कौन सा माल कितना बचा हुआ, वो उस समय 10 बजे का स्टॉक था. फिर 11 बजे डिफरेंट होगा. शाम को 7 बजे ऑफिस बंद करेंगे, फिर स्टॉक चेक करेंगे, तो हो सकता है स्टॉक बढ़ भी गया होगा, घट भी गया होगा, क्योंकि बीच में आप नया परचेज कर लिए होंगे, सेल भी हो गया. अगर खाली सेल ज़्यादा हुआ है, परचेज कम हुआ है, तो स्टॉक कम हो जाएंगे. अगर परचेज ज़्यादा हुआ है, सेल इस बीच में कम हुआ है, तो स्टॉक कम हो जाएंगे ऑब्वियसली. तो ये स्टॉक ज़्यादा और कम होगा, लेकिन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का जो स्टॉक होगा वो उसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो उसको स्टॉक कहते हैं. यानी स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट हो गया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, लेकिन वो टाइम कब का होगा, सुबह का होगा, रात का होगा, दिन का होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. व्हेन यू चेक योर स्टॉक इन द गोडाउन. जैसे अभी बरसात का टाइम है, आपके पास अगर वेल है, कुआं है, तो आप उसमें जा कर के अप्रैल में देखे होगे, मई में देखे थे, तो अरे पानी नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हुआ था, बट कहाँ था वो देखे थे. फिर आपने जून में चेक किया तो देखा कि पानी उस पहले की अपेक्षा में 10-20 फीट ऊपर आ गया है, बट कहाँ है वो दिख रहा है. फिर आप अभी जुलाई में चेक करें, 15 जुलाई के आसपास, तो आप देखोगे कि अरे पानी तो एकदम ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है. तो दिस इज व्हाट स्टॉक ऑफ वाटर इन द वेल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम वाज डिफरेंट. सो दैट वाज द स्टॉक. Flow is that quantity of an economic variable which is measured during the period of time. Flow has
time dimension like per hour, per day, during a day, during a week, during a month, during a year, etc. जैसे अभी मैं बता रहा था कि स्टॉक, लेकिन आप पता करना चाहते हो कि आपने इस महीने में कितना का ट्रांजेक्शन्स किया, तो कितना सेल परचेज सारा देख लोगे, तो महीने भर में कितना सेल परचेज किया, दिन भर में कितना सेल परचेज किया, हफ्ते भर में कितना सेल एंड परचेज किया। अभी मैं कुएं के पानी की बात कर रहा था कि वो मई में कुछ दिखा था, जून में कुछ दिखा था, जुलाई में कुछ दिखा था। तो ये जो मई, जून, जुलाई तीनों को एक साथ देखेंगे तो पानी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, पानी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो ये जो पानी बढ़ रहा घट रहा, वाई समटाइम्स देयर वाज मोर इनकमिंग एंड लेस आउटगोइंग, समटाइम्स मोर आउटगोइंग लेस इनकमिंग। सो ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स स्टॉक और थिंग्स टेंड्स टू चेंज। लेकिन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ता में, एक महीने में, जैसे अपने टंकी को पानी के ऊपर भरते हो, यूज़ करते हो, फिर खाली हो जाता, फिर भरते हो, फिर यूज़ करते हो, तो ये फ्लो हुआ। उसी तरह से बिजनेस में दिन भर में बहुत सारा परचेज सेल होता है, हफ्ते भर का परचेज सेल होता है, महीने भर का परचेज सेल होता है, तो इसको फ्लो कहा जाता है। तो फ्लो इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट थिंग, चेंजिंग थिंग्स। इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट स्टैटिक। लेकिन ये एक घंटे का, एक महीने का, एक हफ्ते का, एक साल का, ऐसा कुछ होता है। ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स और एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। यस, आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स में जो फर्दर एडिशन हो जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी आपने कितना इस साल नया बिजनेस में पैसा लगाया, सपोज करो आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 400 करोड़ से स्टार्ट किए थे, बट अगले साल आपने 50 करोड़ और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, तो 400 करोड़ तो पहले का इन्वेस्टमेंट था, 50 करोड़ आपने इस साल नया इन्वेस्टमेंट किया। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इज अ फ्लो कंसेप्ट। सो दैट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप एक साल में कितना अपने बिजनेस में नया पैसा इन्वेस्ट किए, नया बिजनेस में पैसा लगाया, न्यू मशीन कितना एडिशन हो गया, न्यू प्लांट कितना बढ़ गया, न्यू जगह अपने ब्रांचेस कितने खोले, तो उन सब का जो एसेट्स का वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका investment or gross investment. But you know, all the capital goods have a kind of depreciation, fall in their value. So this fall in the value of capital goods is called depreciation. This depreciation happens because of wear and tear, lapse of time, outdated, innovation, new technologies coming out, so automatically old things will be outdated. तो depreciation भी होता है। तो when we subtract depreciation from that investment, gross investment, we get net investment. So we can say mathematically net investment is equal to gross investment minus depreciation. Or if you want to find back gross investment from net investment, then net investment plus depreciation is equal to gross investment. यहाँ पे नीचे देखिए नेट इन्वेस्टमेंट और डिप्रिशिएशन के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ तक मैं डिस्कशन किया, इसको ठीक से समझिए, फिर बाकी चीज़ को अगले ऑडियो में डिस्कशन करेंगे।